सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम मौर्य वंश पढ़ रहे थे, तो मौर्य वंश में सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने सारा कार्यकाल आपको बताया। सेल्यूकस से किस प्रकार युद्ध हुआ और सेल्यूकस की बहन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया गया, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह जिसको कहा जाता है। और सेल्यूकस का जो राजदूत था मैग्नेस्टी, उसको भी उसके राज दरबार में रखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मैग्नेस्टी ने जो पुस्तक लिखी इंडिका, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, जिसको अमित्रोचेटस के नाम से जानते हैं, मैंने उसका पर्याय भी बता दिया कि अमित्रोचेटस से तात्पर्य क्या है, शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज अशोक की, तो अशोक के बारे में पढ़ना है तो देखिए आप, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। जैन अनुश्रुति मतलब जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार की इच्छा के बिना मगध पर क्या कर लिया, शासन कर लिया। और आगे दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा, ठीक है। मास्की ये रायचूर कर्नाटक में पड़ता है। मास्की मैं आपको बता देता हूँ, मास्की है वो रायचूर कर्नाटक में है, रायचूर कर्नाटक। और गुजरा जो अभिलेख है वो आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कहा गया है, देखो आप, इन दो अभिलेखों से ये प्रतीत होता है कि इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम जो है क्या मिला, केवल अशोक मिला। क्या मिला? केवल अशोक मिला। ध्यान दीजिए, मास्की और गुजरा दो अभिलेख हैं जो दक्षिण भारत में हैं। और दक्षिण भारत में मैंने आपको, आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया कि मास्की अभिलेख जो है रायचूर कर्नाटक में है और गुजरा एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में है ना। जिन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम जो है अशोक की बताया गया है। आगे देखिए आप, इसमें अभिलेखों में अशोक देवानाम प्रिय, देखो आप, अशोक मिलता है अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उपाधि से भी भूषित है, ठीक है। अभिलेख की साक्ष्यों में अशोक महान का नाम जो है देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय देवा नाम प्रिय और देवा नाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है। ध्यान दीजिए अभिलेखों में, ठीक है, क्या क्या नाम मिलता है, अशोक का नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है। आगे देखो, विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उसकी विदिशा की जो राजकुमारी थी उससे जो है क्या हुआ, अशोक का विवाह हुआ। और अशोक का विवाह होने के उपरांत, ठीक है, उस अशोक का जो है एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा, क्या क्या नाम था, अशोक महान के पुत्र का नाम था महेंद्र, ठीक है, और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है। आगे देखो, अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी करुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। अभिलेख के साक्ष्य में जो है उसकी एक रानी जो है, अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी करुवाकी। ध्यान दीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है, विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया। अब विदिशा की राजकुमारी से विवाह करने के उपरांत एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ अशोक के, उसका नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। लेकिन हम बात करते हैं अभिलेख के साक्ष्यों, तो अभिलेख के साक्ष्यों में जो है
उसकी एक पत्नी का जिक्र किया हुआ है, उसका नाम है करुआकी। क्या नाम था उसका? करुआकी। अभिलेख के साक्ष्यों में उसकी पत्नी का नाम जो है करुआकी, करुआकी बताया गया है अभिलेख के साक्ष्यों में। ठीक है, आगे देखो आप। अब देखिए आगे जो है, आगे हम बात कर रहे हैं अशोक अभी कि राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खैतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष उपरांत कश्मीर और खैतान के कुछ इलाकों को अपने क्षेत्र में मिलाया, है ना। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के, मतलब तमिल जो वासी लोग थे, उन प्रदेशों के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग जो है शामिल था। मतलब अशोक के जो अधीन जो एरिया था उसमें क्या कहा गया है, समूचा भारत का मतलब अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग था। आगे देखो, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात, 8वें वर्ष पश्चात मतलब 261 BC में, यानी ईसा पूर्व जो है इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग पर, कलिंग पर आक्रमण किया। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ध्यान देने योग्य बात देखो, जिससे 1 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1 लाख लोग। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। देखिए, हाथी गुम्फा जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, यह हमें क्या प्रमाणित करता है, क्या बताता है? जो उसका अभिलेख है, ठीक है, अशोक महान का, तो यह हमें यह बताता है कि उस समय कलिंग पर किसका शासन था? नंदराज का। ठीक है, आगे देखो। इस व्यापक नरसंहार ने कलिंग अशोक को विचलित कर दिया। जब 1 लाख लोग मारे गए तो उसका हृदय जो है अशोक का द्रवित हो गया और उसने क्या किया? युद्ध घोष की जगह धर्म घोष को अपनाया। मतलब भेरी युद्ध को हटाकर धर्म की नीति पर चलने के लिए अपने आप से वादा कर लिया। देखिए आप, तो फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी क्या थी? धोली या तोसली। याद रखिएगा, कलिंग की राजधानी याद रखिएगा। राजधानी एक उसको क्या नाम दिया? धोली या तोसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोली या तोसली। ठीक है, धोली या तोसली। आगे देखो, इसके अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तोसली बनाई गई। श्रावण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर, ठीक है, उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में, श्रवण या उपगुप्त हम कह सकते हैं, बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था। उसके प्रभाव में आकर अशोक ने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। मतलब बौद्ध धर्म के मत को मानने लग गया। ठीक है, और उसने बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। मैंने आपको भी बताया कि युद्ध को त्याग कर धर्म को अपना लिया। मतलब बेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष का उसने क्या किया? पालन किया। उपगुप्त के निर्देशन में बौद्ध धर्म क्या किया? उसने अपनाया। याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध अनुयायी था, उसका नाम था उपगुप्त। उसके निर्देशन में अशोक ने जो है क्या किया? बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। आगे देखो, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी किसने लिखी है? कर्ण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बौद्ध धर्म जब इसने ग्रहण नहीं किया था, तो बौद्ध धर्म जब इसने धारण नहीं किया था, तो राजतरंगिणी के अनुसार राजतरंगिणी किसने लिखी है? कर्ण ने। कहाँ पे लिखी है? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। कहाँ पे लिखी है ये राजतरंगिणी? कश्मीर।
ठीक है, याद रखिएगा कहाँ लिखी गई है ये रचना, कहाँ लिखी गई है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर के अंदर लिखी गई है। तो आप देखो इसमें अशोक किसका उपासक था, राजतरंगिणी के अनुसार भगवान शिव का उपासक था। आगे देखो, बाद में वो गुरु मोगल पुत्र तिस्सी के प्रभाव में आ गया। देखो आप, बाद में वह गुरु किसके प्रभाव में आ गया, मोगनी पुत्र तिस्सी। बाद में वो किसके प्रभाव में आ गया, मोगनी पुत्र तिस्से के प्रभाव में, ठीक है, तिस्से के प्रभाव में आ गया। किसके प्रभाव में आ गया, मोगनी पुत्र तिस्से के प्रभाव में। आगे देखो, 12 बार की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु, आजीविक किसे कहते हैं, बौद्ध धर्म के जो शिष्य होते हैं जो बिहार के अंदर रहते हैं उनको आजीविक कहा जाता है। ठीक है, आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। उसका नाम है सुदामा, चापर, विशु, झोंपड़ी और कर्ण। क्या क्या, 12 बार की गुफाओं में, ध्यान दीजिए, 12 बार की गुफाओं में अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध श्रावकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। उसका नाम है सुदामा, चापर, विशु, झोंपड़ी और एक नाम बताया उसके अंदर कर्ण, एक नाम है कर्ण। इन 4 गुहाओं का जो है निर्माण करवाया किसने, अशोक ने। आगे देखो, उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में मतलब 10 वर्ष बाद बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, कपिलवस्तु में, की धम्म यात्रा की। रुम्मनदेही अभिलेख से विदित होता है, अशोक का जो अभिलेख है रुम्मनदेही अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर, रुम्मनदेही अभिलेख हमें क्या कहता है कि वहाँ भूमि कर की दर जो है, रुम्मनदेही अभिलेख क्या कहता है अशोक का, रुम्मनदेही अभिलेख कहता है कि जनता से लिया जाने वाला कर 1/6 भाग से घटाकर कितना कर दिया, 1/8 भाग कर दिया। बताओ, रुम्मनदेही अभिलेख अशोक का इस बात का हमें बताता है, इस बात को इंगित करता है कि जब जनता से लिया जाने वाला राजस्व था अर्थात कर था, 1/6 भाग से हटाकर कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। आगे देखो, अशोक के शिलालेखों में चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। क्या कहा, देखो आप, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने अपने आप को क्या कहा, बुद्ध शाक्य कहा। ठीक है, आगे देखो, अब धम्म की बात आती है तो धम्म किसे कहते हैं, क्योंकि उसने बेरीघोष को त्याग कर, जब कलिंग का युद्ध हुआ तो बेरीघोष को त्याग कर धम्म घोष का निर्माण किया, मतलब धर्म की नीतियों का अनुपालन किया और उपगुप्त बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के निर्देशन में या उससे दीक्षित होकर बौद्ध धर्म क्या बन गया, वो अनुयायी बन गया। ठीक है, उसने 4 गुफाओं का भी निर्माण किया, वो मैंने आपको भी बता ही दिया। ठीक है, आगे देखो, अशोक, देखो अशोक का बौद्ध धम्म क्या है, धम्म की डेफिनेशन क्या है, ये ध्यान दीजिए आप। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, अशोक का धम्म है क्या चीज़, जिसमें देखिए आप, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु, नैतिक यानी स्पिरिचुअल, मतलब अपने आदर्शों की उन्नति हेतु, है ना, नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे क्या कहा गया, धम्म कहा गया। अशोक के द्वारा मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रयोग किया दैनिक जीवन में, उनको जो है उस नाम दिया गया, धम्म नाम दिया गया। ठीक है, अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें अभिलेख में दी गई। याद रखिएगा, धम्म की जो परिभाषा है दूसरा और 7वां अभिलेख में दिया गया है। धम्म की जो डेफिनेशन है, अशोक के जो अभिलेख हुए उनमें दूसरा और 7वां अभिलेख में इसका जो है वर्णन है कि धम्म है क्या चीज़। मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रयोग दैनिक जीवन में मनुष्य करता है या करवाया जाता है ना, उसको धम्म की डेफिनेशन कहा गया। आगे देखो,
उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति। अशोक ने क्या कहा धम्म की डेफिनेशन में कि मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रयोग किया जाता है वो धम्म है। और इसका वर्णन अभिलेख के साक्ष्यों में दूसरा अभिलेख और 7वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन आगे क्या कहा गया है धम्म के लिए कि पाप क्रम से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि की ही धम्म है। ठीक है, पाप क्रम से निवृत्ति, एक तो पाप से निर्मुक्त होगा व्यक्ति, दूसरी बात विश्व कल्याण की भावना उसके अंदर नियत होगी, तीसरी बात दया उसके अंदर नियत होगी और दान की भावना भी वो रखेगा, सत्य में सा अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेगा और कर्म के प्रति प्रारब्ध रहेगा, पापबद्ध रहेगा। कर्म शुद्धि के लिए उसको अशोक ने इन सब नीतियों को, नैतिक उन्नति के जितने भी विधियां हैं उनको धम्म कहा गया। आगे देखो, साधु स्वभाव होना मतलब सहज सरल स्वभाव होना और कल्याणकारी कार्य करना, ठीक है, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध नहीं करना, प्राणियों का वध भी नहीं करना, माता पिता और अन्य बड़ों को आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर रखना और मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, ठीक है, के प्रति दानशीलता होना, वो उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें बताएगी। इन सारे रूल रेगुलेशन को जो व्यक्ति फॉलो करेगा, ठीक है, वो अशोक के धम्म को मानने वाला व्यक्ति। ठीक है, आगे देखो, तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प विवेक का भी विधान है। तीसरे अभिलेख में अल्प संग्रह, तीसरा जो अभिलेख है, अभी तीसरा अभिलेख, तीसरे अभिलेख में, तीसरे अभिलेख में क्या कहा, एक तो अल्प विवेक है ना, और किस चीज का कहा गया आगे देखो, आगे कहा गया है, देखो इसके अंदर तीसरे अभिलेख में धम्म में अल्प संग्रह और अल्प विवेक, एक तो अल्प विवेक और एक अल्प संग्रह। अल्प संग्रह मतलब ना तो अधिक आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करेगा और ना ही अपनी पूंजी का या अपने धन का अनावश्यक कारणों में क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। अल्पयोग का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे देखो, भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है बुद्ध के त्रिरत्नों की व्याख्या किसके अंदर की गई, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा भाब्रू शिलालेख में जो है इसकी व्याख्या की गई है बुद्ध, धम्म और संघ की। भाब्रू शिलालेख में ध्यान दीजिएगा, भाब्रू शिलालेख में किन त्रिरत्नों की, एक तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों त्रिरत्नों की जो है व्याख्या की गई है भाब्रू शिलालेख। आगे देखो, अपनी आस्था प्रकट की है बौद्ध धर्म की। सांची अभिलेख कहाँ पर है, रायसेन मध्य प्रदेश में। वो सारनाथ कहाँ पर पड़ता है, वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया। ठीक है, महामात्रों को आदेश क्या दिया कि संघ में, बौद्ध धर्म का जो संघ है अनुयायियों का, उस संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाएगा, मतलब संघ से निकाल दिया जाएगा। प्रथम शिलालेख में ये विज्ञप्ति जारी की गई है, आदेश जारी किया गया, ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। पहले ये परंपरा थी कि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, वध किया जाता था, ठीक है, लेकिन अशोक ने क्या कहा, देखो आप प्रथम शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया, किसी भी यज्ञ कार्यों में जो है पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। आगे देखो, धम्म यात्रा क्या है, अशोक के पूर्व विहार यात्राएं भी की जाती थी, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहती है ना, उसको विहार कहते थे, जहाँ पर शिक्षा ली जाती थी, विहार में की जाती थी, जिनसे राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। पहले क्या था, विहार यात्राएं की जाती थी,
ठीक है, वहाँ पर पशुओं की जो है क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी, कुर्बानी की जाती थी। लेकिन अशोक ने उसकी जगह विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा का जो है प्रतिपादन किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई, ठीक है, तथा ब्राह्मणों, शर्मणों और वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अब अनुसंधान की बात करते हैं हम। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारी क्या थे? राज्य के कर्मचारी प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों के प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। किनको? उनके निर्देशन में जो पदाधिकारी थे, क्या क्या नाम था? प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों, उनको प्रति 5 वर्ष पश्चात हर 5वें वर्ष में धर्म के लिए क्या किया जाता था? धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता था, है ना, जिन्हें लेखों में क्या कहा जाता है? अनुसंधान। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को क्या किया जाता था? प्रति 5वें वर्ष पश्चात धर्म की जो है शिक्षा देने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा जाता था बौद्ध धर्म में, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? अनुसंधान कहा जाता है। आगे देखो, अब बात करते हैं हम धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र का कार्य क्या था? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष पश्चात, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके 14वें वर्ष पश्चात अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति की धम्म महामात्रों, जिनके मुख्य कार्य क्या थे? धम्म महामात्रों के मुख्य कार्य क्या है? जनता में धम्म का प्रचार करना। याद रखिएगा, जनता के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। कहने का मतलब अशोक का धम्म था, उसका प्रचार करना ही धम्म मात्रों का नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। कारावास में, है ना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि था। ये सब कार्य किसके हैं? धम्म महामात्र के, ठीक है। अब बात करते हैं अभिलेख, ठीक है। सर्वाधिक अभिलेख रहे इसके। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों का माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अशोक पहला शासक था जिसने जनता को जो है अभिलेख के साक्ष्यों के माध्यम से जनता को जागरूक किया और संदेश दिया। और सर्वाधिक अभिलेख भी इसने ही जो है लिखवाए। अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उन्हें ईरानी शासक, मतलब ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली। याद रखिएगा, देखो कहा जाता है कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और अशोक को जो है सर्वाधिक अभिलेख लिखने के जो है प्रेरणा किसने दी? ईरानी, क्या नाम था इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें देखो आप, ईरानी राजा दारा। ईरानी राजा कौन था? दारा, है ना, मतलब डेरियस प्रथम। इससे प्रेरणा मिली अशोक को कि अधिक से अधिक जो है क्या लिखवाए जाए? अभिलेख लिखवाए जाए, ताकि जनता के बीच में धर्म का और नैतिक उन्नति के आदर्शों का प्रतिपादन किया जाए। आगे देखो, जिसे प्रेरणा उसे ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सर्वाधिक अभिलेख किसकी? सर्वाधिक अभिलेख याद रखने योग्य बात है। सर्वाधिक अभिलेख अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किसमें है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, या इसको हम प्राकृत लिपि भी कह सकते हैं। सर्वाधिक अभिलेख किसमें है? ब्राह्मी या प्राकृत लिपि में है। और आगे देखिए आप, और जबकि पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत जानते हो, पाकिस्तान, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, ये कहाँ पर है? आपके मानसेरा और शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं वो है अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य अगर हम देखते हैं तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है मानसेरा, है ना, हजारा पाकिस्तान में, शाहबाजगढ़ी भी जो है पाकिस्तान के अंदर वर्तमान। तो पश्चिमोत्तर भारत उस समय पाकिस्तान भी हमारे भारत के अंदर ही था, ठीक है, तो उसको हम पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं। लेकिन वर्तमान में दोनों अभिलेख कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? ये मध्य, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ट लिपि में, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। ध्यान दीजिए, महन
जो है इसके अंदर बताया गया है मनसेरा, मनसेरा और शाहबाज गढ़ी, ये भी पीओ के मतलब पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है और ये कौन सी लिपि में लिखे गए? खरोष्टी लिपि में। देखो यहाँ पर बात आती है समझनी होगी कि क्वेश्चन आ जाते हैं आपके छोटे अंक का, मान लो 1 अंक का, कि अशोक के जो है सर्वाधिक अभिलेख किसमें लिखे गए, कौन सी भाषा में लिखे गए? तो आप बता सकते हैं ब्राह्मी या प्राकृत भाषा में लिखे गए। आपसे क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि अशोक के दो वो अभिलेख कौन से, शाहबाज और शाहबाज गढ़ी और मानसेरा कौन सी भाषा में लिखे गए? तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर खरोष्टी भाषा में। अगर क्वेश्चन आता है खरोष्टी भाषा में लिखे गए 2 अभिलेखों का वर्णन कीजिए, नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं मानसेरा और शाहबाज गढ़ी, ठीक है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। आगे देखो, खरोष्टी लिपि में टोपरा से दिल्ली लाए गए स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। टोपरा से दिल्ली लाए गए अभिलेख पर दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन, नरेश, एंटियोकस द्वितीय का वर्णन है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? ध्यान दीजिए, जेम्स प्रथम ने जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ा। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। आगे देखो, ताम्रपर्णी जो अभी वर्तमान में श्रीलंका के अंदर है, ताम्रपर्णी के राजा तिस्से ने अशोक से प्रभावित होकर, देखो याद रखिएगा, श्रीलंका के राजा तिस्से ने अशोक से प्रभावित होकर उसने भी जो है उपाधियां देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी की जो है उपाधियों से अपने आप को नवाया। उपाधि धारण की दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक को आमंत्रित भी किया। किसने? श्रीलंका के राजा तिस्से ने। अशोक का पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। देखो आप, अशोक का पुत्र महेंद्र दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक को आमंत्रित किया। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष, जहाँ पर बोधित्व की प्राप्ति होती है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष से एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अशोक का कौन सा पुत्र गया? तो महेंद्र गया, ठीक है। 40वें वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 232 ईसा पूर्व में। 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। याद रखिएगा, अशोक के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, बढ़िया पढ़िएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।